नाम महेश है और ये कहानी 10 साल पुरानी है। जब हमारे गांव के एक तेल फैक्ट्री में मेरी नई नई जॉब लगी थी। मैं फैक्ट्री में नया नया था, इसलिए मुझे लेट तक रुक कर काम करना पड़ता था। हमारा गांव काफी छोटा और कम आबादी वाला था। उस समय गांव में लाइट्स ना होने के कारण लोग लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे। एक दिन काम ज्यादा होने के कारण मैं रात के करीब 11:30 बजे फैक्ट्री से निकला। ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए पूरा गांव सुनसान हो चुका था। बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। मैं जैसे गेट से बाहर निकला तो एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बिल्ली का चेहरा देख मैं काफी डर गया, क्योंकि उस बिल्ली का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था। एक आंख फूटी हुई थी और दूसरी आंख से खून बह रहा था। बिल्ली कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर रोती हुई वहां से भाग गई। मैं काफी डर चुका था, इसलिए मैंने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और सीधा निकल पड़ा घर की ओर। लेकिन घर और फैक्ट्री के बीच एक घना जंगल था जो मुझे पार करके जाना था। अंधेरा काफी घना होने के कारण जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई, लेकिन उस बिल्ली के रोने की आवाज मुझे अभी तक सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। मुझे भूख काफी जोरों से लगी हुई थी, इसलिए मैं सीधा रसोई में चला गया और खाना खाने के लिए जैसे ही पतीला खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस पतीले में खाने की जगह उस बिल्ली का कटा हुआ सर था। मैं पतीला फेंक कर सीधा घर के बाहर आकर बैठ गया। तभी मेरी नजर सामने की दीवार पर गई। उस दीवार पर बिल्ली उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखों से खून ऐसे बह रहा है मानो किसी ने नल खुला छोड़ दिया। मैं इतना डर गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे हमारे गांव के सरपंच मदन लाल जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था अगर कभी कोई भूत दिखे तो उस पर किसी जलती हुई चीज से हमला करना चाहिए, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। और मैंने वैसा ही किया। मैंने जलती हुई लालटेन उस बिल्ली पर फेंक दी, लेकिन उससे मेरी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे वो बिल्ली जल रही थी वैसे वैसे उसका आकार बड़ा हो रहा था। उस बिल्ली से आग की लपटें इतनी ज्यादा निकल रही थी जैसे मानो पूरे गांव में रोशनी आ गई हो। मैं डर के मारे घर के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। सुबह के 4 बज चुके थे। ठंड ज्यादा होने के कारण अंधेरा उतना ही था। मैं बड़ी हिम्मत करके सोने के लिए गया। नींद आ ही रही थी, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मेरी आंख खुल गई। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही अंदर आया तो देखा मेरे बिस्तर पर वो बिल्ली सोई है। बिस्तर खून से लाल हो चुका है, घर की दीवारों से खून निकल रहा है और वो बिल्ली जोर जोर से रो रही थी। ये सब देखकर मैं डर के मारे बेहोश हो गया। दूसरे दिन मैंने ये किस्सा गांव के लोगों को बताया तो पता चला कि कुछ साल पहले तेल फैक्ट्री में काम करते वक्त एक मजदूर की जान चली गई थी और फैक्ट्री के मालिक ने उसके परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया। इसलिए उसकी आत्मा बिल्ली का रूप लेके वहां काम करने वालों को डराया करती है। कहते हैं अब उस तेल फैक्ट्री में कोई काम नहीं करता, वहां सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है और बिल्लियों के रोने की आवाजें आती रहती हैं। मुंबई एक शहर नहीं, एक सपना है, एक उम्मीद है। समंदर की बेकाबू लहरों के बीच बसा ये शहर, जहां लोगों के सपने सच होते हैं। और ऐसे ही कुछ सपने लिए 4 दोस्त राहुल, रिया, अमित और नीलेश मुंबई पहुंचे और एक ब्रोकर ने उन्हें अंधेरी बुलाया और वहां एक फ्लैट दिखाया जो उन सभी को काफी अच्छा लगा। फ्लैट नंबर 720।
उन्होंने घर की साफ सफाई कराई और आराम से वहां रहने लगे और उन्हें एक कॉल सेंटर में जॉब भी मिल गई। चारों एक साथ जाते और घर आते और फिर उन्होंने एक काम वाली बाई रखी जो उनके घर की साफ सफाई करती। कुछ टाइम बाद घर में अजीब हादसे होने शुरू हो गए। अचानक घर की लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती, रेडियो स्टार्ट हो जाता। सभी को लगा कि शायद इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। रोजाना की तरह आज फिर बाई घर आई, लेकिन आज उसके साथ उसका 5 साल का बच्चा भी था जिसे वो अपने साथ रखती थी। बच्चा घर में खेलता और रात को अपनी मां के साथ घर लौट जाता। एक दिन चारों दोस्त ऑफिस से घर लौटे। वो काफी थक चुके थे, इसलिए सीधे सो गए। और थोड़ी ही देर में अचानक घर की घंटी बजी। राहुल ने जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था। वो वापस आकर सो गया। अचानक राहुल को बाई के बच्चे की रोती हुई आवाज सुनाई दी। उसने हॉल में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने ये बात अपने दोस्तों से नहीं की क्योंकि उसे लगा कि वे उसका मजाक न बना दें। लेकिन अब ये घटनाएं रोज होने लगी थी। घर की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती, रेडियो स्टार्ट हो जाता। अब ये बात सभी को पता चल चुकी थी कि घर में अनजान घटनाएं अपने पैर पसार रही है। वो आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक घर की घंटी बजी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो रूम में आए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रूम की सारी दीवारें खून से लथपथ थीं और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। वो दौड़कर हॉल में आ गए और काफी देर बाद जब वो रूम में गए तो देखा कि वहां कुछ नहीं था। दूसरे दिन उन्होंने मकान मालिक को फोन करके सारा किस्सा सुनाया। मकान मालिक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनके मन का भ्रम है। ये कहकर फोन कट कर दिया। अगले दिन जब राहुल और अमित घर पहुंचे तो देखा कि बाई का बच्चा घर में खेल रहा है, लेकिन बाई कहीं नहीं थी। राहुल ने पड़ोस के अग्रवाल जी के घर जाकर देखा तो दंग रह गया कि बाई और उसका बच्चा दोनों अग्रवाल जी के घर में बैठे हैं। राहुल दौड़ते हुए जब वापस अपने घर आया तो बच्चा वहां नहीं था। उन्होंने ये बात फिर से मकान मालिक को बताई तो फिर डरते हुए मकान मालिक ने कहा, वो आज से 10 साल पहले एक फैमिली ने यहां आत्महत्या की थी, लेकिन अब सब ठीक है। अगले दिन राहुल और रिया जब ऑफिस से घर लौटे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर काफी डर गए। वो बच्चा अपने घुटनों में सिर छुपाए बैठा था और दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अमित ने जैसे ही बच्चे को आवाज दी तो बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें, भारी भरकम आवाज और लंबे बाल देखकर काफी डर गया और दौड़कर हॉल में आ गया और बच्चा भी उनके पीछे पीछे हवा में उड़ता हुआ बाहर आया और गायब हो गया। राहुल और अमित इतने डर चुके थे कि इनके मुंह से आवाज तक नहीं आ रही थी और उतने में दबे पांव से अमित ने दरवाजा खोला और देखा कि बाई आई है घर की सफाई करने। बाई को देख दोनों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने बाई को काफी खरी खोटी सुनाई उसके बच्चे को लेकर। लेकिन जो बाई ने कहा वो सुनकर तो वो और भी डर गए और बाई ने कहा, मेरे बेटे को तो मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, तो वो आपके पास कैसे आ सकता है? ये कहानी है माधवपुर गांव की। उस समय गांव में मोबाइल फोन और टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, इसलिए डाक की सुविधा ज्यादा थी और गांव में पूरा दिन डाकिया घूमता नजर आता। माधवपुर गांव का डाकघर जो काफी फेमस था, वहां एक डाकिया था राम, जो अकेले ही गांव के सभी घरों में चिट्ठियां दिया करता था। अकेला होने के कारण काम कुछ ज्यादा ही था
इसलिए वो देर रात तक घरों में जाकर चिट्ठियां पहुंचाता। एक दिन राम पूरे गांव की चिट्ठियां देकर लौटा तो पता चला कि कुछ चिट्ठियां रह गई हैं और वो चिट्ठियां पड़ोस के गांव की थी। राम चिट्ठियां लेकर निकल पड़ा पड़ोस के गांव की ओर। पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी तो राम एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीने लगा। उतने में चाय वाले ने पूछा, डाकिया साहब कहाँ जा रहे हो? तो राम ने जवाब दिया, रतनपुर गांव जा रहा हूं। रतनपुर गांव का नाम सुनते ही चाय वाले की जुबान लड़खड़ाने लगी और वो बिल्कुल चुप हो गया और दबी आवाज में कहा, डाकिया साहब अपना ख्याल रखना, रतनपुर गांव का रास्ता ठीक नहीं है। तो राम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो पता है मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। ये कहकर राम वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद राम गांव पहुंचा और उसने सब चिट्ठियों को अपने पते पर पहुंचाना शुरू किया। चिट्ठियां बांटते बांटते रात के 9 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि मानो पूरे गांव ने अंधेरे की चादर ओढ़ रखी हो। राम को डर लग रहा था तो उसने धीरे धीरे कदमों की रफ्तार बढ़ानी शुरू की और मन ही मन सोचने लगा कि काश कोई लिफ्ट मिल जाए तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। और उतने में राम की नजर दूर खड़े रिक्शे वाले पर गई। रिक्शे वाले को देख राम की जान में जान आई। पर तभी राम के दिमाग में एक सवाल आया कि ये रिक्शे वाला इतनी रात गए यहां क्या कर रहा है। लेकिन राम को तो घर जाना था तो उसने बिना सोचे समझे रिक्शे वाले से माधवपुर जाने के लिए कहा और रिक्शे में बैठ गया और रिक्शे वाला भी चल पड़ा माधवपुर गांव की ओर। अंधेरा घना होने की वजह से जंगलों से जानवरों के रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी रिक्शे वाले ने राम से पूछा, साहब आपने गांव के सभी लोगों की चिट्ठी दी, तो क्या आपने गोपाल के घर की चिट्ठी दी थी? तो राम ने जवाब दिया, नहीं भाई, उसके घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस वालों से पूछा तो पता चला कि गोपाल जी की मौत तो 1 महीने पहले ही हो चुकी है। ये सुनते ही रिक्शे वाला हंसने लगा और उसने रिक्शे की रफ्तार बढ़ा दी और कुत्तों के रोने की आवाजें भी बढ़ने लगी। राम को काफी डर लग रहा था पर कुछ देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब राम की आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर राम के होश उड़ गए। राम ने देखा कि रिक्शा काफी स्पीड में चल रहा है और रिक्शे वाला रिक्शे में नहीं है और रिक्शा अपने आप ही चल रहा था। राम ने जब हिम्मत करके अपने राइट साइड में देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो रिक्शे वाला हवा में उड़ता हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। रिक्शे वाले का पूरा चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। आंखें बाहर आई हुई थी, मुंह और सर से खून बह रहा था। दोनों पैर पीछे की ओर थे। ये सब देख राम बुरी तरह से डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उड़ती हुई आत्मा ने कहा, मेरा नाम गोपाल है। कुछ दिनों पहले रिक्शा चलाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये बात मेरे घर वालों को नहीं पता। और जिसने मेरा एक्सीडेंट किया वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। क्या आप मेरे मौत की चिट्ठी मेरे घर पहुंचा सकते हैं? इतना कहते ही गोपाल की आत्मा हवा में धुआं हो गई। कहते हैं उस घटना के बाद वो रिक्शा आज भी अपने आप चलता है और 6 बजे के बाद रतनपुर गांव कोई नहीं जाता। कहते हैं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी हाईवे पर ही गुजरती है। ठंडी, बारिश, गर्मी, सारे मौसम ट्रक के अंदर ही बीत जाते हैं। चंपालाल जो काफी होनहार और थोड़ा सा शौकीन ड्राइवर था और उसका एक असिस्टेंट था चंदन, जो कुछ दिनों पहले ही उसके साथ ज्वाइन हुआ था। एक दिन दोनों ट्रक लेकर अनजान शहर की ओर निकले।
रात के करीब 10:30 बज रहे थे। दोनों काफी थक चुके थे। उन्होंने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और खाना खाने उतरे। खाना खाकर फिर वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें रास्ते में एक लड़की दिखाई दी। इतनी रात गए अकेली लड़की को देखकर चंपालाल ने लिफ्ट दे दी। चंदन के काफी मना करने पर भी वो नहीं माना। लड़की बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक थी। उसने अपना नाम रोशनी बताया और फिर ये तीनों निकल पड़े हाईवे के सुनसान सड़कों पर। चंपालाल की नजर रोशनी से हट ही नहीं रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल और लाल साड़ी पहनी हुई वो काफी खूबसूरत लग रही थी। तकरीबन 1:30 बज रहे थे। कुछ कुत्ते ट्रक के पीछे थोड़ी दूर दौड़ते और फिर गुम हो जाते। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अचानक चंदन की नजर गाड़ी के पीछे वाले शीशे की ओर गई। उसने देखा कि वहां हजारों कुत्ते ट्रक के पीछे आ रहे हैं। उसने ये बात चंपालाल से कही, लेकिन चंपालाल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो रोशनी की खूबसूरती में इस तरह से डूबा हुआ था मानो मछली पानी में डूबी हो। चंपालाल रोशनी को अलग अलग बहानों से छूने की कोशिश करता और रोशनी भी उसका साथ देती। चंदन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक कुत्तों का रोना, ट्रक के आगे अनजान साए का दिखना, ये सब देख चंदन काफी डर गया था। और तभी चंदन की नजर रोशनी के पैरों पर गई और फिर जो उसने देखा, उसे देख उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि रोशनी के पैर थे ही नहीं। चंदन ने काफी कोशिश की गाड़ी को रोकने की, मगर गाड़ी के दरवाजे लॉक हो चुके थे। चंपालाल को भी अजीब हादसों का एहसास हो रहा था। गाड़ी के शीशे पर खून के निशान बनते और गायब हो जाते। चंपालाल ने बड़ी हिम्मत करके रोशनी से उतरने के लिए कहा, तो रोशनी ने चंपालाल का हाथ पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और चंपालाल रोशनी की आंखों में डूब गया। लेकिन चंदन का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। रोशनी का ना कोई साया था और ना ही वो शीशे में नजर आती। चंदन जोर से चिल्लाया और गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा। अब चंपालाल को भी सारी बात समझ में आ गई थी। जैसे ही चंपालाल ने रोशनी को उतरने के लिए कहा, तो रोशनी की आंखों से खून आना शुरू हो गया। उसके नाखून बड़े हो गए, पैर तो थे ही नहीं। मौत को सामने देख वो काफी डर चुके थे। गाड़ी की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बड़ी हिम्मत करके चंपालाल ने रोशनी को धक्का दिया, तो रोशनी काफी गुस्से में आ गई और उसने चंपालाल को मारा, जिससे चंपालाल के सर से खून बहना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे गाड़ी हवा में उड़ रही थी। रोशनी ने चंपालाल को अपने बड़े बड़े दांतों से काटा, जिससे चंपालाल की जगह पर ही मौत हो गई। ट्रक के केबिन में सिर्फ खून ही खून था। रोशनी ने चंपालाल की बॉडी को जोर से धक्का मारकर गाड़ी के नीचे फेंक दिया और हजारों कुत्ते चंपालाल की बॉडी को जंगल की ओर लेकर चले गए। कहते हैं उस रात के बाद वो ट्रक आज तक हवा में ही लटक रहा है और चंदन का कोई पता नहीं। भूत, प्रेत और आत्माएं हमेशा से हमारी कहानियों और किस्सों में रही हैं और ऐसे ही कई किस्से और कहानियां नागपुर के पारसी कब्रिस्तान को लेकर भी है। तो आज की कहानी इसी नागपुर के पारसी कब्रिस्तान की है, जो कि ऐसे किस्सों के लिए प्रसिद्ध है। मयंक एक साइंस स्टूडेंट था जो कि भूत, प्रेत और आत्माओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक दिन मयंक अपने दो दोस्त जीत और विनय को लेकर कुछ एडवेंचरस तरीके से पार्टी करने के लिए पार्टी का सारा सामान, जिसमें शराब भी थी,
लेकर नागपुर के पारसी कब्रिस्तान में पहुंचा, जहां चारों ओर कब्रें ही कब्रें थीं। मयंक कब्रों के बीच जा बैठा और मयंक ने आग जलाई चिकन रोस्ट करने के लिए, और उस आग के चारों ओर सब दोस्त बैठ गए और चिकन रोस्ट करने लगे और शराब की बोतल निकालकर पार्टी करने बैठे। पार्टी करते करते मयंक ने कहा, हेलो भूत और भूतनी जी, अगर आप लोग यहाँ हैं तो प्लीज ज्वाइन अस। ये कहकर मयंक हंसने लगा और हंसते हंसते कहता है, ये क्या पार्टी करेंगे, ये बस हमें पार्टी करते हुए देख सकते हैं और मैं इनको यहाँ पार्टी करके जलाऊंगा। और फिर अपने दोस्तों से कहा, कोई भूत वगैरह नहीं होता है, ये बस मन का वहम है। लेट्स एंजॉय द पार्टी। और पार्टी करने लगा कि तभी अचानक से जोर से हवा चलने लगी और जमीन पर बड़े पत्ते उड़ने लगे और कब्रिस्तान का गेट धीरे धीरे बंद होने लगा। ये सब देख जीत घबरा गया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, भाई चलते यहां से। इस पर मयंक ने कहा, तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा। ये कहते हुए मयंक ने जैसे ही खाने के लिए चिकन का पीस उठाया तो हाथ में उसकी जगह कटी हुई उंगली आई और सामने रखा हुआ ग्लास अपने आप सरकने लगा। ये देख मयंक, जीत और विनय जोर से चीखे और एक झटके में उठकर खड़े हो गए कि तभी कब्रिस्तान की जमीन से एक कटा हुआ हाथ निकला और मयंक के पैर को जकड़ लिया। मयंक चिल्लाता हुआ पैर को छुड़ाने लगा कि तभी देखते ही देखते कब्रिस्तान की पूरी जमीन पर कटे हुए हाथ निकलने लगे। चीखते चिल्लाते मयंक ने जैसे तैसे अपना पैर छुड़ाया और तीनों भागने लगे। तभी अचानक से जमीन से निकले हुए हाथ गायब हो गए और पूरी जमीन पहले की तरह दिखने लगी। तीनों ने डरते हुए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा ठीक उनके बगल में एक कब्र खुली और उसमें से एक आदमी बाहर आया और वो लंगड़ाते हुए मयंक, जीत और विनय की ओर बढ़ने लगा। तीनों फिर चीखे और भाग ही रहे थे कि एक एक करके कब्रिस्तान की सारी कब्रें खुलने लगी और उसमें से मरे हुए लोग बाहर आने लगे। मयंक, जीत और विनय भाग पाते उससे पहले ही उन आत्माओं ने इन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया। ये सब देख तीनों ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली कि तभी मयंक के कानों में एक आवाज आई, मयंक पार्टी करे। मयंक ये सुन और घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते मयंक एक औरत से टकराकर जमीन पर जा गिरा। उसने देखा कि उसके बगल में एक जली हुई लाश पड़ी थी। मयंक चीखता हुआ खड़ा हुआ और मयंक ने देखा कि सामने खड़ी औरत ने अपनी गर्दन गोल घुमाई और मयंक की तरफ पलट गई और अपना हाथ लंबा करते हुए आगे बढ़ाया। डरा हुआ मयंक लड़खड़ाते हुए पीछे सरकने लगा कि तभी पीछे से एक हाथ धीरे से मयंक के गले को जकड़ने लगा। मयंक अपना गला छुड़ाने लगा और बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़ाकर मयंक जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा विनय पहले से गेट के पास खड़ा है। मयंक जैसे ही विनय के पास गया तो विनय ने मयंक को जोर से धक्का दिया और देखते देखते मयंक के हाथ पैर मुड़ने लगे और विनय जानवरों की तरह दोनों हाथों और पैरों पर चलते चलते मयंक की ओर बढ़ने लगा। मयंक फिर कब्रिस्तान की ओर भागा। भागते भागते कब्रिस्तान के और अंदर आ गया तो विनय और जीत जमीन पर बेहोश पड़े थे और कब्रिस्तान में इतनी शांति थी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो आवाज होती। मयंक ने जीत और विनय को बड़ी मुश्किल से होश में लाया और दोनों जैसे ही उठकर खड़े हुए थे कि तभी कब्रिस्तान की पूरी जमीन पर दरारें पड़ने लगी
और विनय के पैरों तले की जमीन धरती में धंसने लगी। विनय जोर जोर से चीखता चिल्लाता रोता रहा और तभी विनय के आंख से खून बहने लगा और कुछ ही पल में विनय की गर्दन की हड्डियां कड़कड़ाते हुए टूटने लगी और गर्दन पीछे की ओर मुड़ने लगी और देखते ही देखते जमीन से एक हाथ निकला जिसने विनय को जमीन के अंदर खींच लिया और जमीन पहले जैसी हो गई। और अगले ही पल मयंक को लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और इससे पहले कि मयंक कुछ समझ पाता, मयंक को किसी ने जमीन पर पटका और जमीन से घसीटते हुए चिकन रोस्ट करने के लिए जलाई गई आग की ओर ले गया और ले जाकर उसमें फेंक दिया। और कब्रिस्तान में एक आवाज गूंजने लगी, तुम पार्टी करके हमको जलाना चाहते थे ना? लो, अब हम पार्टी करेंगे और जलोगे तुम। फिर धीरे धीरे मयंक उस आग में जलने लगा और देखते ही देखते मयंक का शरीर उस आग की लपटों में समा गया। मयंक की जलाई हुई आग में अब मयंक खुद जल रहा था और देखते ही देखते मयंक की मौत हो गई। जीत ये सब देखकर इतना डर गया था कि डर के मारे बेहोश हो गया और जब जीत की आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। जीत आज भी रातों में सो नहीं पाता है क्योंकि डर का जो मंजर जीत ने कुछ घंटों में जिया था उसने जीत की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था।